हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमने पिछले वीडियो में पार्ट 2 का जो स्पेसिफिक रिलीफ से डील करता है उसका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज देखते हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि बात करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। किसके बारे में बात करता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन नंबर 9 है, वो ये बोलता है डिफेंसेस रिस्पेक्टिंग सूट्स फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कौन कौन से डिफेंसेस होंगे ऐसे सूट में जो कि बेस्ड है रिलीफ, जिसका रिलीफ बेस्ड है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। मतलब वो किसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलीफ चाह रहा है और वो अगर सूट लाया है तो उसमें कौन कौन से डिफेंसेस मौजूद होंगे। तो इसमें हम देखते हैं सेक्शन 9 में ये बताया गया है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हियर इन वेयर एनी रिलीफ इज क्लेम्ड। जब कभी भी कोई रिलीफ क्लेम किया जाएगा अंडर दिस चैप्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को लेके कोई भी रिलीफ क्लेम किया जा रहा है, तब पर्सन अगेंस्ट हुम द रिलीफ इज क्लेम्ड, मतलब जिसके अगेंस्ट में रिलीफ मांगा जा रहा है, जिससे रिलीफ मांगा जा रहा है, मे प्लीड बाय वे ऑफ डिफेंस, मतलब वो डिफेंस ले सकता है किस चीज़ का, एनी ग्राउंड विच इज़ अवेलेबल टू हिम अंडर एनी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यहाँ एसआरए ने सीधे सीधे एक कनेक्शन बैठा दिया लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये बोलता है, जैसे कि अब उसमें भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी और बेलमेंट, एजेंसी, तो ऐसे बहुत वैराइटीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब उनके अंदर में जो डिफेंसेस मौजूद होंगे वो स्पेसिफिक रिलीफ के नाम पर, जब स्पेसिफिक रिलीफ उससे मांगा जाए तब वो डिफेंसेस जो कि कॉन्ट्रैक्ट में दिए हुए हैं उसको वो ले सकता है। ये बात कर रहा है सेक्शन नंबर 9। अब हम चालू करते हैं सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 की जो सब हेडिंग है वो बोलता है कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, मतलब जिन कॉन्ट्रैक्ट्स को स्पेसिफिकली इन्फोर्स किया जा सकता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात कर रहा है सेक्शन नंबर 10। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे बता दिया सिंपल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, एक ए है, उसने अपनी प्रॉपर्टी 2 लाख रुपए के लिए 2 लाख रुपए का कंसिडरेशन लेकर बी को अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, लेकिन 2 लाख भी ले लिया और साथ ही साथ प्रॉपर्टी को पोजीशन दिया ही नहीं। बाद में ये ए आके ये बोलता है कि मैंने इसको जो 2 लाख थे वो 2 लाख एज अ लोन दिए थे, ना कि ये गिफ्ट था, ना ही कि ये सेल था। तो जैसे कि कई बार एक एग्जाम्पल आता है, उस एग्जाम्पल को एज इट इज़ मैं लेकर चलता हूँ, थोड़ा उसके लिए टीपी आपको याद होना चाहिए और थोड़ा सा बहुत टीपी समझ में भी आना चाहिए। एक जैसे कि एक गरीब आदमी है ए, उसके पास पैसे की कमी हो जाती है, वो फार्मर है और वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या करवाता है, गिरवी रखवाता है, मतलब मॉर्टगेज करा रहा है। किसके पास? साहूकार के पास। अब साहूकार के पास जब कोई लैंड गिरवी है तो उस लैंड के बदले में जो साहूकार है वो इसको ए को 10,000 रुपये पैसे देता है, और जब ये ए इस 10,000 को चुका देता है तब साहूकार बोलता है आके कि ये जो पैसे तुमने 10,000 रुपये चुकाए हैं ये मैं नहीं मानता, क्योंकि जो मॉर्टगेज डीड बनी हुई थी वो मॉर्टगेज नहीं थी, वो मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल थी। मतलब अगर आपने समय पर पैसा नहीं दिया तो वो प्रॉपर्टी आपने बी को सेल कर दी, ये माना जा रहा था। तो बी आके यही बोल रहा है कि आपने ऐसी कोई प्रॉपर्टी को गिरवी नहीं रखवाया था, ये मॉर्टगेज नहीं था, ये मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल था। तो इस पे ए जो है वो आके बोलता है कि नहीं, मैंने मॉर्टगेज ही रखवाया था। अब ये बात को कौन प्रूफ करेगा?
तो जो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि क्या वो मॉर्टगेज था या फिर मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल था। तो अगर वो मॉर्टगेज था तो बी को उसका पोजीशन वापस देना होगा और प्रॉपर्टी भी उसी की हो जाएगी। बट अगर ये मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल था और समय सीमा के अंदर उसने पैसे नहीं दिए थे तो प्रॉपर्टी बी की हो जाएगी। तो यहाँ पे जब कभी भी बात आएगी, अगर ये प्रॉपर्टी में सिर्फ ये डॉक्यूमेंट और इसके साथ जो विटनेसेस हैं वो आके ये बोल देते हैं नहीं ये सिर्फ और सिर्फ मॉर्टगेज है, तो कोर्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स करवाना होगा और जो प्रॉपर्टी है वो वापस ए को दिलवानी होगी। ये है इसका कंसेप्ट। सेक्शन नंबर 10 में सिंपल ये यही बताया गया है कि जब भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का बाद आएगा, जब भी कोई सूट आएगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कोर्ट के पास, तो कोर्ट को शेल इन्फोर्स मतलब उसको मैंडेटरी है करवाना बाय द कोर्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन। लेकिन कौन कौन से प्रोविजन को देखते हुए? 11 क्लॉज 2, 14 और 16। ये आप याद रख लीजिए, 11, 2, 14 और 16 इन प्रोविजंस को देखते हुए ही उसको स्पेसिफिकली एनफोर्स कराना होगा। जैसे कि 16 वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रेडी और विलिंगनेस की बात करता है। कई बार सामने वाला पार्टी रेडी और विलिंग नहीं होता है, उसका भी मैं एग्जांपल दूंगा जब अपन सेक्शन 16 पढ़ेंगे। तब वहाँ पे कोर्ट इन्फोर्स नहीं करवाता है, उसको रेडी और विलिंगनेस प्रूफ करना होता है उसके लिए। तब यहाँ पे हम जो सेक्शन 10 है वो ये बोल रहा है कि जब भी जो 2018 का जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद ये प्रोविज़न में मैंडेटरी हो गया क्योंकि यहाँ पे वर्ड शैल यूज़ किया गया। और जब 2018 के पहले वर्ड था मे, मतलब कोर्ट चाहे तो करवा सकता है या ना चाहे तो नहीं करवाएगा, ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन था। बट 2018 के अमेंडमेंट जो कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2018 नंबर 18 ऑफ 2018 जिसका इन्फोर्स हुआ था 1 अक्टूबर 2018 को, उसके बाद से सेक्शन 10 जो है वो मैंडेटरी हो गया है। मतलब सेक्शन 10 में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना मैंडेटरी हो गया है। यही बात लिखी गई है पॉइंट्स में। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 11 में। सेक्शन 11 बहुत कम पूछा जाता है और हेडिंग ही इसकी इंपॉर्टेंट रहती है जनरली कि केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें जो प्रॉपर्टी है वो कनेक्टेड विद ट्रस्ट है, उसका इन्फोर्समेंट कैसे किया जाएगा। तो एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इन्फोर्स। यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट को शैल बी इन्फोर्स करवाना होगा व्हेन द एक्ट एग्रीड टू बी डन इन द परफॉर्मेंस होली और पार्टली ऑफ अ ट्रस्ट। जब भी कोई एक्ट एग्रीड किया गया है उस परफॉर्मेंस को करने के लिए, चाहे वो होली किया जाए पार्टली किया जाए बाय ट्रस्ट, तब यहाँ पे इन्फोर्समेंट करवाना होगा। अब इसका जो क्लॉज 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी हमने सेक्शन 10 में भी इसका देखा था डिस्क्रिप्शन कि 11 क्लॉज 2 के अंतर्गत आ रहा है, तब आपको सोचना पड़ेगा। मतलब सेल भी इन्फोर्स तो है बट सब्जेक्ट टू प्रोविजन है, मतलब इनको देखते हुए ही आपको इन्फोर्स करवाना है। तो 11 क्लॉज 2 ये बोलता है कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ट्रस्टी। अगर कोई ट्रस्टी एग्रीमेंट कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वो एक्सेस ऑफ हिज पावर्स इन और इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है एक्सेस ऑफ हिज पावर और इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रस्टी एक्सेस में, मतलब जो उसके पास पावर नहीं है उससे एक्सीड करके कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है या कोई कंडीशन है ब्रीच ट्रस्ट की उसको ब्रीच करते हुए कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। जैसे कि एक बहुत बड़ा लैंड है, ये ट्रस्ट का है और इसमें एक ए व्यक्ति है जो ट्रस्टी है। अब लैंड बेचने का अधिकार ट्रस्ट के पास है, उन्होंने ये ट्रस्टी को कभी नहीं दिया। ए जो है वो अपने पावर को एक्सीड करके बी को वो लैंड ट्रांसफ़र कर देता है। तो यहाँ पे इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जब बी बाद में आके ये बोलेगा कोर्ट से कि मेरे को ए ने बेचा है और इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाए, तब बी को कोर्ट सीधे सीधे मना कर देगा कि नहीं, इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता क्योंकि ए ने एज अ ट्रस्टी एक्सेस ऑफ हिज पावर का यूज़ किया है। मतलब जो पावर उसके पास नहीं था उससे एक्सीड करते हुए उस पावर को यूज़ किया है। तो यहाँ पे ये
सेक्शन 11 क्लॉज 2 बात करता है। अब जो सेक्शन 12 है वो एक अलग से एक वीडियो में मैं डालूंगा, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, पार्ट परफॉर्मेंस और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसके हर एक पॉइंट में इम्पॉर्टेंस होती है, तो हर एक पॉइंट वाइज उसको चलते हुए पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हो हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।